हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और ये है पार्ट 1। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। हमने रेफरेंस लिया टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो हमें इसमें सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स स्टडी करनी है कि क्या क्या होती हैं अकाउंटिंग टर्म्स, उनको क्या बोलते हैं, उनका मतलब क्या है और वो कैसे यूज में आएगी आगे जाके हमारे, तो वो सब स्टडी करना है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब भी कोई दो लोग आपस में मिलकर किसी तरीके की कोई ट्रांजैक्शन करेंगे कि एक किसी को गुड्स देगा, मतलब एक ने किसी को सामान दिया और बदले में दूसरे ने उसको मनी दी, तो ये क्या होगी, ये हो गई हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कि दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई, किसी ने किसी को गुड्स दिया, उसके बदले में दूसरे ने उसको मनी दिया, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट भी बोल सकते हैं, एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज that initiate the accounting process of recording it in the books of account of an enterprise। कि उन लोगों के बीच में ये ट्रांजैक्शन तो हुई और साथ में उन्होंने अपनी अकाउंट्स की एक बुक मेंटेन करके रखी हुई है जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। एक ने जिसने सेल किया उसने सेल्स अकाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने ये गुड्स सेल किए, और जिन्होंने परचेज किया उन्होंने अपने परचेज अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने ये गुड परचेज किए। ठीक है, इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ये मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है कि गुड्स मैंने सेल किए 10,000 के, सेल्स अकाउंट में जो लिखेगा, और जिसने परचेज किए होंगे वो लिखेगा कि मैंने गुड्स परचेज किए 10,000 के, विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, जिसकी वजह से किसी भी एंटरप्राइज की यानी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। इट इज कंसर्न विद मनी और मनी इज वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि ये किससे कंसर्न होता है, इसमें मनी और मनी जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनकी वर्थ किसमें होती है, मनी में, वो होने चाहिए इसमें। इट अराइजेस आउट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये कब होता है, जब हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करें। It brings about a change in the financial position that is in assets and liability। इसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है, यानी assets and liabilities में, किसी भी कंपनी के assets and liabilities में चेंज आता है। It has an effect of the accounting equation of any business firm। किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट पड़ता है इससे। इट हैज ड्यूअल एस्पेक्ट, इसमें दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, दो साइड्स होती हैं, यानी कि रिसीविंग, जब हम कुछ रिसीव करते हैं तब हम उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, जब हम कुछ देते हैं, गिव करते हैं, तब उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू इट्स लायबिलिटी। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपके जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो दोनों इक्वल आने चाहिए। Therefore, equality of the balance sheet cannot be disturbed by any transaction। तो equality किसी भी transaction की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी, वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए ही चाहिए। The nature of each transaction is carefully analyzed since it affect the financial status of a business unit। कि हर ट्रांजेक्शन को अच्छे से हमको एनालाइज करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस पे अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है, जब आप बुक्स मेंटेन करके रखते हो, जैसे कि मैंने बताया आप इसमें बहुत सारे हेड बनाते हो, जैसे कि आपने बना दिया सैलरी का हेड कि आपने कितनी सैलरी पी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर असेट्स लायबिलिटी साइड्स हम बनाते हैं। जब आप अलग अलग हेड बनाते हो, अलग अलग अकाउंट्स बनाते हो अलग अलग चीजों के लिए, सेल्स अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट बनाया, ठीक है, कैश और क्रेडिट सबके आपने उसमें ट्रांजेक्शन लिखी, उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। जहाँ पे जिस बुक में आप सब कुछ नोट डाउन करते हो अलग अलग हेड बना के कि टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने पे किए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितने पे किए, सैलरीज कितनी पे की, तो ये आपके अकाउंट्स में आता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल। जो ओनर होगा बिजनेस का, वो जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो कोई ना कोई कैपिटल
तो इन्वेस्ट करेगा ये कैपिटल, यानी वो मनी जो उसने उस बिजनेस में इन्वेस्ट करी है, उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो होती है कैपिटल जो एक ओनर इन्वेस्ट करता है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज, एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ वो अमाउंट होता है जो कौन इन्वेस्ट करता है, प्रोप्राइटर। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप पे प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है, और बाय पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस है यानी कि 3, 4, 5, 6 या 2 पार्टनर हैं तो पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं, और अगर सिंगल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसमें प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है यानी सिंगल ओनर। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, ये मनी की फॉर्म में भी हो सकता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है जिसकी गुड्स भी हो सकते हैं, या असेट्स में, असेट्स की फॉर्म में हो सकता है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। It is a liability of the business towards the proprietor or partner which increase with further investment made in the business and the amount of profit earned. ये liability होती है एक तरीके से business के लिए। On the other hand, it decreases when it withdrawn drawings or loss is incurred by the business. ये कब डिक्रीज होती है, जब हमारे बिजनेस में कोई लॉस होता है, या फिर जब भी कोई पार्टनर जो है इसको विड्रॉ करता है, वापस लेता है इसमें से, या कुछ अमाउंट निकाल लेता है, तब ये डिक्रीज हो जाती है। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए सबको। कैपिटल का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट आता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स वो होता है जो मैंने अभी बताया कि कैपिटल जो ओनर ने इन्वेस्ट करी है, वो अगर कोई ओनर या पार्टनर बोल दें, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर उसको विड्रॉ कर ले, निकाल ले, तो वो हो गई ड्रॉइंग्स, उसको हम बोल देंगे ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर निकाल ले अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा तो वो हो गई ड्रॉइंग्स। It is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor or partner for personal use. किस लिए निकाला उन्होंने, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने वो अमाउंट अपने बिजनेस में से निकाला। Goods are taken by the proprietor or partner are valued at purchase cost. परचेज कॉस्ट पे वैल्यूड होता है ये। ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, इसकी वजह से कैपिटल जो होती है यानी इन्वेस्टमेंट जो होती है ये इसको रिड्यूस कर देता है। जब आप ड्राइंग्स करते हो यानी निकालते हो, विड्रॉ करते हो अमाउंट, तो इससे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। ड्राइंग बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट, और इसको हम ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं और उसमें डेबिट साइड पे लिखते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसको हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी वो होती है जो एक बिजनेस को अभी पे करनी है, किसी भी तरीके का अमाउंट जो बिजनेस को पे करना है या पे कर चुके हैं। लायबिलिटीज मीन अमाउंट ओन्ड या पेबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर, प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी, जो कि जो लायबिलिटी होती है पार्टनर और प्रोप्राइटर से रिलेटेड उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। लेकिन लायबिलिटी जो होती है आउटसाइडर से रिलेटेड उसको हम बोलते हैं ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी टुवर्ड द आउटसाइडर दैट इज अदर देन द ओनर, यानी कि जो ओनर से बाहर के लोग होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। और लायबिलिटी दो टाइप की और होती है, एक नॉन करेंट लायबिलिटी होती है। नॉन करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, जो हमें 1 साल के बाद पे करनी है। ठीक है, मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, जैसे कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड मार्च 2021 में एंड हो जाएगा, तो इसके 1 साल बाद हमें वो लायबिलिटी पे करनी है, वो होती है हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, जो भी अमाउंट है जो हमें 1 साल बाद पे करना है वो नॉन करेंट लायबिलिटी है। और जो अमाउंट हमें करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, जो हमें हमारे अकाउंटिंग पीरियड के यानी 31 मार्च 2021 के 2 महीने के अंदर पे करना है, वो होती है हमारी विद इन 12 मंथ्स, सॉरी गलती होगी, जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करना है वो होती है हमारी करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमें 1 साल के बाद यानी 12 महीनों के बाद पे करना है, आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीनों के बाद पे करनी है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमें 12 महीनों से पहले पे करनी है, बिफोर 12 मंथ्स।
नॉन करंट लायबिलिटी का एग्जांपल है डिवेंचर, करंट लायबिलिटी का एग्जांपल है बिल्स पेबल। नेक्स्ट है असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? असेट्स वो होते हैं एक एंटरप्राइजेस के, असेट्स वो होते हैं जिससे उसे लॉन्ग टर्म में फायदा मिले, लॉन्ग टर्म में जो उसको प्रॉफिट जनरेट करके दे, वो होते हैं असेट्स। ठीक है, असेट्स आर द प्रॉपर्टीज, ये एक तरीके की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपनी की, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, मतलब उसकी फिजिकल वैल्यू, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या ना हो, दिखाई देती हो या ना दिखाई देती हो, लेकिन असेट्स हो, ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज, जो किसी एंटरप्राइज को हो। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, ये किसी बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। In other words, anything which will enable the firm to get economic benefit, जिससे बाद में इकोनॉमिक फर्म को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा किसी फ्यूचर में, तो वो होते हैं हमारे असेट्स की, लॉन्ग टर्म में जिससे हमें फायदा मिले, वो हमारे असेट्स होते हैं। लैंड हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर, गुडविल। लैंड है हमारे पास, अपनी खुद की लैंड है, वो हमारे लिए असेट है, हमारी खुद की बिल्डिंग है, वो भी असेट है, इससे हमें फायदा ही मिलेगा। हमारा खुद का फर्नीचर है, असेट है, हमारी मार्केट में अच्छी वैल्यू है, अच्छा नाम है, गुडविल है हमारी, तो ये भी असेट है। असेट को अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम रीसेल नहीं करना चाहते। ठीक है, वो हमने एक इन्वेस्टमेंट की तरह करें, जिससे कि हमारे जो बिजनेस का हमारा चल रहा है, काम चल रहा है, वो ठीक से चलता रहे, रुकावट ना आए। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि इक्विपमेंट्स हमने खरीदे, तो हमें अपने इक्विपमेंट्स को रीसेल नहीं करना चाहते, लेकिन इससे हमारा बिजनेस ऑपरेशन अच्छा चलता रहे, बस हमारी यही मेन थी। लेकिन तो ये इक्विपमेंट्स हुए क्या? हमारे असेट्स हुए। फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? इनको भी हम रीसेल नहीं करना चाहते, लेकिन इनसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अब कौन कौन से फिक्स एसेट्स होते हैं? फिक्स एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनकी खुद की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब उनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग और मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको हम नहीं छू सकते, ना ही देख सकते हैं, जैसे कि गुडविल और हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नहीं देख सकते हम इनको, जैसे कि हमारे स्टॉक्स हो गए। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे डिस्काउंट गिवन ऑन स्टॉक्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो ये हमें एक तरीके का लॉस होता है, ये टेंजिबल भी नहीं होते और इंटेंजिबल भी नहीं होते, एक तरीके का लॉस होता है जिसको हमने एक साल में राइट ऑफ नहीं किया, बल्कि कई सालों में राइट ऑफ किया। मतलब एक साल में हमें लॉस हुआ तो हमने उसको एक साल में नहीं दिखाया लॉस करके कि हमको इतना लॉस हुआ, हमने उसको 10 साल में दिखाया कि हमको इतना इतना लॉस हुआ। 10 साल के अकाउंटिंग पीरियड में हमने उसको दिखाया। 1 लाख का लॉस हुआ, अगर हमको 1 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट करी फिक्टिशियस एसेट्स में, लॉस भी नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख की, तो हमने एक ही साल में 1 लाख नहीं दिखाया, एक साल में हमने थोड़ा कम दिखाया, दूसरे साल थोड़ा दिखाया, तीसरे साल थोड़ा दिखाया, ऐसे करके हमने उसको 10 सालों तक दिखाया, एक ही साल में पूरा नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि कंपनी बोलती है कि जब हमको एक बार इन्वेस्टमेंट करने पे इतना फायदा हुआ तो हम उसको एक ही साल में लॉस करके क्यों दिखाए, हम थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे। अब उन्होंने स्टॉक्स तो डिस्काउंट पे दिए, डिस्काउंट दिया स्टॉक्स पे, तो बहुत सारे लोगों ने स्टॉक्स खरीदे होंगे, उनको फायदा भी तो हुआ होगा, भले ही उन्होंने एक बार में उनको 1 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन उनको फायदा भी तो हुआ होगा। तो ये होते हैं हमारे फिक्टिशियस एसेट्स। रिसीट्स क्या होती है? जब भी हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे, उससे जो हमें मिलेगा वो रिसीट्स होती है। रिसीट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। जब भी हम कोई असेट या गुड्स एंड सर्विसेज बेचें तो जो अमाउंट हमें मिले वो रिसीट्स होती है। रिसीट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है? It is the amount received or receivable in the normal course of business, say against sale of goods or rendering of service or investment of business resources, say in fixed deposits। हमने कोई फिक्स डिपॉजिट करी या हमने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करी, तो जो हमें अमाउंट मिला वो रेवेन्यू रिसीट्स होती है। इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट में लिखते हैं। कैपिटल रिसीव्ड होती है जो कि रेवेन्यू रिसीव्ड नहीं होती, जिनका रेवेन्यू इन नेचर नहीं होता, यानी गुड्स एंड सर्विसेज वाली जो रिसीट्स नहीं होती वो होती है हमारी कैपिटल रिसीट्स, और इनको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। क्या होती है पूरी आगे जाके हम पढ़ लेंगे। एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जब भी हमने कोई भी खर्चा किया, एसेट्स हमने खरीदे, कोई गुड्स एंड सर्विसेज हमने खरीदी, खुद खरीदी, एक्वायर करी, तो वो हो गया हमारे एक्सपेंडिचर। और ये लाइबिलिटी होती है। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज, कि हमने कुछ भी खर्चा करा। एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। It is an expenditure incurred to acquire assets or improving the existing asset which will increase the earning capacity of the business. Capital expenditure वो होते हैं अगर हमने कुछ नए एसेट खरीदे या जो हमारे पुराने एसेट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जिससे कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी बिजनेस की, तो वो होते हैं हमारे कैपिटल एसेट्स। दैट इज विल गिव बेनिफिट और ऑफ एंड्योरिंग नेचर टू द बिजनेस, इससे हमें बेनिफिट ही मिलेगा। इट मे बी इनकर्ड टू एक्वायर टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी, और ये बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? जिनको हम एक साल के अंदर अंदर यूज कर लेते हैं, विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के अंदर जिन एक्सपेंडिचर्स को हम कंज्यूम कर लेते हैं वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर के ही होते हैं, लेकिन इनको हम राइट ऑफ कर देते हैं अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में। वैसे कि हम एक साल में नहीं दिखाएंगे, 5 साल में पूरा दिखाएंगे या 10 साल में पूरा दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इनको शो करेंगे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो होते हैं जब भी हम अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो भी हम खर्चा करेंगे वो होंगे हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पहला है प्रीपेड एक्सपेंसेस। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस अब हम पढ़ रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स। ये वो एक्सपेंसेस है जिनके लिए हमने पहले से ही एडवांस में पे कर दिया है और उसका बेनिफिट हम आने वाले अगले कई सालों तक लेते रहेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो है कि जिनका बेनिफिट तो हम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने वो पे नहीं किए हैं, हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया है कि हमने इतना खर्चा किया है, लेकिन हमने अभी तक वो पे नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर खरीदा, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया कि एक घर खरीदा है 1 करोड़ का, तो आपने अपने उसमें डाल दिया 1 करोड़ की एंट्री कर दी, लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है। इनकम होती है जब भी आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो इनकम होगी। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ वो हमारी इनकम होती है, यानी कि डिफरेंस होता है रेवेन्यू का, जो हमने अर्न किया और जो हमने खर्चा किया, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारी इनकम होगी। और इनकम इज अ ब्रॉडर देन द टर्म प्रॉफिट। इनकम प्रॉफिट से बड़ा होता है और इनकम के अंदर ही प्रॉफिट आता है। तो इनकम का फॉर्मूला क्या हुआ? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब जो भी बिजनेस, एक बिजनेस काम करता है, गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल करता है, मान लो, ठीक है, मान लो वो बिस्किट सेल करते हैं, तो बिस्किट सेल करने से उनको जो भी प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट के अंदर आएगा। दैट इज द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। कि बिस्किट्स वो इसीलिए सेल करते हैं ना ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। प्रॉफिट 2 टाइप के होते हैं। पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा आता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जिसमें जो डिफरेंस होता है रेवेन्यू का सेल से। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, सेल से जितना भी रेवेन्यू हुआ है, एंड और सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, और जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी है उसमें, जो हमने सेल करी उसमें से जो हमें रेवेन्यू हुआ माइनस जो भी हमने सर्विस प्रोवाइड करी, तो हमारा निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सर्विसेज को हम ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं आती। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस हम माइनस कर दें
इन केस टोटल तो वो नेट प्रॉफिट होता है। अगर टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मान लो आप टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट होता है टोटल एक्सपेंसेस 10,000 है और टोटल रेवेन्यू 12,000 है। आपके टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो गया 2,000 का प्रॉफिट हो गया। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस कर देना यार, तुम कंफ्यूज मत करो। तो आपको ये हो गया नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस अगर आपके ज़्यादा, टोटल रेवेन्यू अगर आपके ज़्यादा होंगे टोटल एक्सपेंसेस से तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपके टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे टोटल रेवेन्यू से तो आपको लॉस होगा 2,000 का। रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस। In case the total expenses are more than the total revenue, it is net loss. Gain क्या होता है? Gain is the increase in owner's equity resulting from something other than the day-to-day earning from irregular or non-recurring nature. देखो, गेन वो होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप बिस्किट सेल करते हो तो जो आपको प्रॉफिट हुआ, जो भी आपने अर्न किया वो प्रॉफिट। लेकिन गेन क्या होता है कि जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, मतलब जो आपका काम नहीं है बट आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपको कुछ गेन हुआ, ठीक है। जैसे कि आपने सेल करा लैंड या मशीनरी या कुछ इन्वेस्टमेंट करी तो वो होता है गेन। जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती लेकिन आप कुछ बीच में ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देते हो या कुछ कर देते हो जिससे आपको कुछ किसी तरीके का प्रॉफिट हो, तो वो प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं गेन। लॉस क्या होता है? लॉस होता है जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रेवेन्यू से, एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू, तब हमें होगा लॉस। परचेजेस क्या होता है? जब भी हम कुछ भी परचेज करें जिसको हमें बाद में रीसेल करना है या फिर उनसे हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसको हम बाद में सेल करें, तो वो परचेज करना है। जो भी हम रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो जिनको हमें बाद में रीसेल करना है या फिर हमें उनसे और चीजें प्रोड्यूस करनी है जिनको हमें बाद में सोल्व करना है, तो वो परचेजेस होगी। द टर्म परचेजेस इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। इसमें कैश और क्रेडिट दोनों परचेज आते हैं गुड्स के, ठीक है। गुड्स परचेज फॉर कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेज। जो भी हमने कैश में खरीदा वो कैश परचेज, जो भी हमने क्रेडिट में खरीदा वो क्रेडिट परचेज। परचेज रिटर्न क्या होता है? गुड्स परचेज में भी रिटर्न। आपने कुछ खरीदा सामान, गुड्स खरीदे आपने, लेकिन आपने बाद में रिटर्न कर दिया, क्यों? क्योंकि वो डिफेक्टिव थे या कोई और रीजन की वजह से आपने रिटर्न कर दिया, तो वो हो गया आपका परचेज रिटर्न। गुड परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, से दे या डिफेक्टिव या किसी भी रीजन की वजह से हम कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि वो डिफेक्टिव थे। गुड्स और रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। इनको हम जो गुड्स हम रिटर्न कर देते हैं उनको हम परचेजेस रिटर्न बोलते हैं या फिर रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा सेल्स। जैसे परचेज था कि कोई भी चीज खरीदी, गुड्स एंड सर्विसेज हमने खरीदी, तो वो परचेज में आ गई। सेल है कि जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज हमारी सेल करी तो वो सेल में आ गई। जब हमने कैश में सेल करी तो कैश सेल्स, जब हमने क्रेडिट में सेल करी तो क्रेडिट सेल। सेल्स रिटर्न, हमने कोई सामान भेजा, हमने गुड्स भेजा यानी सेल किया और वो वहां से रिटर्न आ गया, वापस आ गया, क्यों? क्योंकि उसमें भी हो सकता है कुछ डिफेक्ट हो, तो वो हो गया सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। रेवेन्यू ऑपरेशन, जो भी हम रेवेन्यू अर्न करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यानी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? बिस्किट्स को सेल करना। इससे जो भी रेवेन्यू अर्न होगा वो रेवेन्यू ऑपरेशंस होगा। गुड्स होंगे वो कोई भी फिजिकल आइटम जो हमारे पास पड़ी है जिसको हम बाद में सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, या फिर जो भी हमने खरीदी है जिसको भी हम बाद में सेल करना चाहेंगे, तो वो सारी आइटम क्या होती है? गुड्स। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होती है? वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो हमने सेल के पर्पज से खरीदे होते हैं कि इसको हम यूज करके गुड्स ऑफ प्रोडक्शन करेंगे एक पर्टिकुलर गुड्स की। स्टॉक वो होता है जैसे रॉ मटेरियल की तरह जो हमने खरीदा है जिससे हम एक फिनिश गुड बनाएंगे और उसको बाद में मार्केट में सेल करेंगे। और स्टॉक भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक ओपनिंग स्टॉक होता है जो कि हमारे पास अकाउंटिंग ईयर के, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्टिंग में जो हमारे पास
स्टॉक है वो हो गया ओपनिंग स्टॉक। और जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तो एट द एंड हमारे पास जितना स्टॉक बचेगा वो हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री मे बी क्लासिफाइड मे बी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स, अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला आता है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। ये वो स्टॉक होता है गुड्स का जो कि अनसोल्ड है, जो अभी तक सेल नहीं हुआ है लेकिन हमारे पास है अभी तक, पिछले साल का वो स्टॉक जो अभी तक सेल नहीं हुआ। अगला है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो स्टॉक ऊपर वाला था ये फिनिश गुड्स का था, हमारे पास गुड्स बन के रेडी हैं लेकिन अभी तक सेल नहीं हुए, ये उनका स्टॉक है। अगला है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है, हमारे पास पिछले साल के रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस की वो स्टॉक जो अभी काम में लगा हुआ है, मतलब अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, लगा हुआ है काम में, कंप्लीट नहीं हुआ है, फिनिश गुड बन के रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। पार्ट 2 जरूर देखना, अभी और अकाउंटिंग टर्म्स बची हैं, 20 और बची हैं, 20 हो गई, 20 और बची हैं।